साथियों, जैसे कि आपको भी हम इकोनॉमिक सर्वे में हमने बहुत कुछ कवर करा, 2 चैप्टर कवर करें। उसी में हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। आप सबको पता है कि कृषि और जो संबंध क्षेत्र है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलता है। तो हमारे पेपर में एग्रीकल्चर को लेकर, वैसे तो मेंस एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे को ध्यान में रखकर हम सबसे पहले एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को अब जरा अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर की जो स्थिति बिहार में है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज जो हमारा एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर है, यानी कि कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, ये राज्य के ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में अगर आप देखेंगे तो 20% का कंट्रीब्यूशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसी टाइम पीरियड में अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो क्रॉप सेक्टर है, जो फसल क्षेत्र है, वो 9.9% कंट्रीब्यूशन करता है हमारे बिहार की इकोनॉमी में। अगर हम देखें, जो पशुधन है वो 6.6% कंट्रीब्यूशन करता है, और जो फिशरीज और एक्वाकल्चर हैं वो 1.8% के करीब कंट्रीब्यूशन करते हैं। किसमें? बिहार की पर्टिकुलर आपकी जीएसडीपी में। बिहार की एक तरीके से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इतना कंट्रीब्यूशन है, ये समझ लो। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन इतना है। और फॉरेस्ट्री और की अगर हम बात करते हैं, वानिकी और लॉगिंग की, तो इसका 1.6% योगदान आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बेसिक डेटा है जिसमें हमारे एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर की भूमिका आपको देखने को मिलेगी। ठीक। अब एक डेटा इकोनॉमिक सर्वे में हमारे पास आया बिहार की एग्रीकल्चर को लेकर कि 2021-22 में, बहुत ध्यान से सुनेंगे, 2021-22 में जो नेट सोन एरिया था, नेट सोन एरिया का मतलब है कि इतना निवल नेट, यानी कि इतना नेट, इतना शुद्ध। सोन का मतलब होता है जो बोया गया क्षेत्र है। तो निवल जो बोया गया क्षेत्र बिहार में देखने को मिल रहा है, वो दोस्तों कितना मिला है? याद रखें, 50.70 लाख हेक्टेयर। इतना बिहार का नेट सोन एरिया है। यानी कि अगर मैं राज्य का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया देखूं तो उसमें कितने प्रतिशत नेट सोन एरिया बिहार राज्य में देखने को मिल रहा है? तो याद रखें, ये 54.2% आपको देखने को मिल रहा है। और ये अपने आप में काबिले तारीफ है कि 54.2% के करीब यहां पर जो निवल बोया गया क्षेत्र है वो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का इतना आपको देखने को मिलेगा। बात क्लियर? वहीं पर अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर को ध्यान में रखकर दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें की, तो बिहार में किस तरीके की जलवायु है और किस तरीके का खाद्यान्न उत्पादन है उसको समझते हैं। देखो, बिहार की अगर हम प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों पर बात करें कि कई सारी ऐसी एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस बिहार में देखने को मिली, उस पर काबू पाया गया। और उस पर काबू पाया गया और बिहार की लचीलापन 2022-23 की अगर हम बात करें तो बिहार रेजिलेंस की अगर हम बात करते हैं, एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन को ओवरकमिंग करते हुए दोस्तों बिहार राज्य ने एक इंप्रेसिव फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कि बिहार राज्य का जो खाद्यान्न उत्पादन है वो काबिले तारीफ रहा। अब आप कहोगे सर कितना रहा? तो याद रखें, बिहार का रहा 19,736 टन 2022-23 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा ऑफ एग्रीकल्चर। क्या बोला? कि 2022-23 के दरमियान 19,736 टन का प्रभावशाली खाद्यान्न उत्पादन हमारे बिहार का देखने को मिला है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे बिहार में गन्ना उत्पादन की, शुगर केन प्रोडक्शन की, तो दोस्तों बिहार में शुगर केन प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों ये 214.76 लाख टन 2022-23 में देखने को मिला है। अब आप सोच सकते हैं बिहार में गन्ना उत्पादन का भी अच्छा योगदान आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप औसत उपज देखते हैं कि पर हेक्टेयर औसत उपज एवरेज यील्ड कितनी आ रही है पर हेक्टेयर, तो ये 98.73 टन आपको देखने को मिल रही है। तो ये अच्छी बात है। शुगर केन प्रोडक्शन अच्छा पहुंचा। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 19,736 टन यहां पर बिहार में आपको देखने को मिलेगा। 2022-23 में इकोनॉमिक सर्वे में एक बात ये बोली गई कि जो टोटल खाद्यान्न उत्पादन बिहार में किया जा रहा है, जो देखो बिहार में क्रॉप्ड एरिया का मतलब होता है कि कुल फसली क्षेत्र कितना है, कितनों में क्रॉप्ड एरिया आपका देखने को मिल रहा है। तो टोटल जो क्रॉप्ड एरिया है उसमें फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन्स में जो हम मतलब क्रॉप्ड एरिया में जो फूड ग्रेन्स उगाया जा रहा है वो दोस्तों 94.3% है।
समझ रहे हैं? 94.3% की हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगी। और इनमें खाद्यान्नों में भी अगर आप देखेंगे तो जो सीरियल क्रॉप्स हैं, जो आपकी अनाज की फसलें हैं, ये 87.9% कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ हैं। फिर दालें आपकी 6.4% के करीब है, गन्ना 3.1% के करीब है, ऑयल सीड्स 1.7% के करीब है, और जो फाइबर क्रॉप्स होती हैं वो लगभग 0.9% आपको देखने को मिलेंगी। तो आइए दोस्तों कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में जानकारी रखते हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स बिहार में अव्वल दर्जे पर आपको देखने को मिली, उन सब की अंडरस्टैंडिंग इस क्लास के माध्यम से रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों यहां पर राइस की। अगर मैं चावल की बात करता हूं तो चावल दोस्तों एक इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप आपको बिहार में देखने को मिलेगी, सबको पता है। और अगर हम बात करते हैं कि 2022-23 की अगर हम बात करते हैं तो राज्य में जो टोटल राइस का उत्पादन हुआ है उसका 25.2% उत्पादन आपके बिहार के 3 जिले में आपको देखने को मिलेगा। कहां कहां पर? रोहतास में, औरंगाबाद में और कैमूर में आपको 25.2% स्टेट का टोटल प्रोडक्शन 3 जिलों में देखने को मिलेगा। आपसे पूछें भाई कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी राइस की कहां पर देखी गई, तो सबसे ज्यादा चावल की जो उत्पादकता देखी गई है वो कहां देखी गई? याद रखें, रोहतास में देखी गई। कितना? 4717 किलोग्राम। कितने हेक्टेयर पर हेक्टेयर। और कितने में उगाया गया? 2 लाख हेक्टेयर में उगाया गया। तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अगर आप देखें, सबसे ज्यादा जो चावल की उत्पादकता है वो कहां पर सबसे ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी देखने को मिली राइस की? तो याद रखेंगे, रोहतास। और अगर आपसे बात की जाए सबसे लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी कहां देखने को मिली, तो सबसे लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी देखने को मिली है आप लोगों की मधुबनी में। यहां पे सिर्फ 1601 किलोग्राम दर्ज की गई है। ठीक है, यानी कि पर हेक्टेयर में इन्होंने 1601 किलोग्राम यहां पर दर्ज की, और 1.7 लाख हेक्टेयर यहां पर एरिया में इन्होंने उगाया था। तो ये बात ध्यान रखें। तो राइस के बारे में 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखें, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। उसके बाद हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किस जिले की है? तो याद रखिए रोहतास की। सबसे कम प्रोडक्टिविटी किस जिले की है? तो मधुबनी आपको याद रखना है। ठीक, तो हमारा चावल हो गया। चावल के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट होता है गेहूं। गेहूं को अगर आप देखोगे वीट, तो वीट आपकी मेजर रबी क्रॉप बिहार में आपको देखने को मिलेगी। और वीट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि राज्य की जो खाद्य सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट योगदान आपके वीट का आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले सवाल आता है 2022-23 में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किस जिले की देखने को मिली? तो ये देखने को मिली दोस्तों खगड़िया। ठीक, आपसे पूछेंगे सबसे लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी किस जिले की देखने को मिली? डेट इज जमुई। आपसे पूछेंगे कि टोटल वीट प्रोडक्शन, जो टोटल चावल गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं? तो यहां पर याद रखें रोहतास, कैमूर और भोजपुर, ये 21.1% टोटल वीट प्रोडक्शन बिहार में प्रोवाइड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो वीट के बारे में ये डेटा आपको याद रखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीट के बाद अगली इंपॉर्टेंट है हमारे पास मक्का, डेट इज मेज। मेज की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो बिहार में प्रभावशाली मक्का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कारण क्या है कि इंप्रेसिव मेज प्रोडक्शन ग्रोथ बिहार में देखने को मिल रही है? क्योंकि यहां पर क्लाइमेट फेवरेबल है, यहां पर हम हाई यील्डिंग सीड्स यानी कि उच्च गुणवत्ता के बीजों का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा इंप्रूव प्रैक्टिसेस और गवर्नमेंट सपोर्ट यहां पर देखने को मिलती है। और इस बार आपको पता होगा 2023 के ईयर को भी हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मेज के रूप में जाना। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर याद रखिएगा, मक्के की अगर हम बात करते हैं तो मक्का इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और मक्के की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा, अगर हम अररिया की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा मक्का प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिली। ठीक है, और इसके साथ साथ सबसे अधिक मक्का उत्पादकता दर्ज की गई। और ये कुल मक्का उत्पादन का जो कुल मेज प्रोडक्शन राज्य में हो रहा है उसका 20% यानी कि 9.87 लाख टन से अधिक राज्य में अग्रणी प्रोडक्शन भी दे रहा है। ठीक, इसके अलावा और कौन कौन से जिले हैं जो आपके मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो याद रखें मेजर जो मेज उत्पादित जो यानी कि आपका मक्का उत्पादन वाले जिले हैं, उसमें आपका एक कटिहार, इसके बाद आपका पूर्णिया और इसके बाद खगड़िया आपको देखने को मिलेगा। ठीक, बात समझ में आई? तो ये है मेरा मेज के बारे में यानी कि मक्के के बारे में। तो चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया।
अब हम आते हैं दोस्तों दालों के ऊपर। अगर हम पल्सेस की बात करते हैं तो बिहार में जो दालों की मांग है वो आपकी लगातार बढ़ती जा रही है। अब वेजिटेरियंस को चाहिए चाहिए दाल दोस्तों, पे न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहती है। तो पल्सेस की बात ये की जाती है कि जो दालें होती हैं दोस्तों वो मिट्टी की उर्वरता में, मिट्टी की फर्टाइलनेस में क्या करती हैं, फर्टिलिटी में एक तरीके से इंप्रूवमेंट करती हैं। ठीक है। और राज्य में जब भी कभी आपकी वर्षा होगी, रेनफेड कंडीशंस में आपकी दालें क्या होती हैं बिहार में उगाई जाती हैं। ठीक है। तो इसके लिए यहां पर अगर हम देखें तो इस बार दालों में सबसे ज्यादा जो पल्सेस प्रोडक्शन किया है तो याद रखें पटना, फिर औरंगाबाद और नालंदा, ये 3 लीडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके किसमें, दालों के उत्पादन में। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो स्टेट का लगभग 28.2% ये उत्पादन कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किस जगह पे है, तो बेगूसराय में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। नालंदा में भी अच्छी प्रोडक्टिविटी है आपकी दालों की, और सिवान में भी आपको देखने को मिलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये कुछ मेजर्स क्रॉप्स थी जिसके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया, और कुछ डेटा जो आपके इकोनॉमिक सर्वे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी जरा एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं। क्या है डेटा, आइए जरा देखते हैं। देखिए, मार्च 2023 में एक डेटा दिया गया कि 37.38 लाख हेक्टेयर इरिगेशन पोटेंशियल अब तक राज्य में क्रिएट किया गया है, यानी कितनी सिंचाई क्षमता बिहार राज्य में देखने को मिलेगी। ठीक है। और इसमें बोला गया है कि लगभग 25.04 लाख हेक्टेयर इरिगेशन ये हमने मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत अचीव कर लिया है। इसके अलावा एक डेटा ये आया, दूसरा कृषि से संबंधित डेटा है कि एग प्रोडक्शन में भी इस बार अच्छी खासी इंप्रेसिव ग्रोथ आपको देखने को मिली, लगभग 327.43 करोड़ का एग प्रोडक्शन। और वहीं पर अगर हम फिश प्रोडक्शन की बात करेंगे तो लगभग 2022-23 का मछली उत्पादन भी आपका अच्छा खासा इस बार बिहार राज्य में देखने को मिला। ठीक, इसमें एक और बात की गई कि कई सारे चैलेंजेस आए, तब भी बिहार का जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का, लाइट सेक्टर का, वो पॉजिटिव रहा। ठीक है। और ये लगभग कहा गया कि 5.2% वृद्धि की दर से ये बढ़ रहा है अगर हम लास्ट 5 ईयर्स को देखें, और 2022-23 के यहाँ पर हम क्वार्टर को भी देखें, पूरा 2018-19 से 2022-23। ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर का ये बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर 2020-21 के दरमियान यहाँ पे बोला गया कि कृषि क्षेत्र, पशुधन की अगर हम बात करते हैं, फसल क्षेत्र, मत्स्य पालन, तो इनसे प्रेरित था। बाकी भी जो फाइनल एस्टिमेट्स हैं वो अभी आपके देखने को मिलेंगे, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, बात क्लियर है। बाकी मैंने अभी आपको डेटा दे दिया है 2022-2023 का, आपको मैंने क्विक एस्टिमेट का डेटा दे दिया था, आपको पता होगा। प्रोविजनल एस्टिमेट यहाँ पर किए गए थे, क्विक एस्टिमेट आपके पास आ गए थे, तो उसमें ये जीएसवीए में कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये मेजर सेक्टर है हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में अगर आप मेजर सेक्टर देखेंगे तो ये सेक्टर आपको सबको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये एग्रीकल्चर ऑफ बिहार के बारे में आपने इतना जानने की कोशिश की, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए